देखो आपको ये बताया था मैंने H2O, ये बताया था मैंने बेटा H2O, H2S, H2SE, H2T, ये बताया था कि इसका तो देखो लगभग 104 हो गया। ये लगातार डिक्रीज होता है लेकिन लगभग 90 हो जाता है इसका। तो इस 90 को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रैगो ने क्या कहा कि प्योर p ऑर्बिटल में एंगल होता है, एंगल बिटवीन p ऑर्बिटल। इसमें कहा कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, जो एंगल बनता है प्योर p ऑर्बिटल में बनता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, एंगल बिटवीन p और p ऑर्बिटल। और जब भी p कैरेक्टर बढ़ेगा ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल जो होगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। डैश का डिस्कशन कराऊंगा मैं, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर तुमने लिखा ही था पहले। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो साइज ऑफ टर्मिनल एटम, साइज ऑफ टर्मिनल एटम, बहुत जल्दी लिखो साइज ऑफ टर्मिनल एटम। तो जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम। केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। देखो ये OCl है, OBr है और OI है। अब इसमें नहीं लगेगा वो P कैरेक्टर वाला सिस्टम, OCl Br का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, I का सबसे बड़ा साइज हो गया तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, OI वाले का होगा, यार नोट करो। ऐसे ही PCl3, PBr3 और PI3 ये होगा। ऐसे ही OH और OCH3 CH3 ये तुमने शायद पढ़ा भी होगा 12th में। इसका लगभग 110 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल से बड़ा एंगल हो जाता है, 110 डिग्री। नोट करो ये भाई, रीजन किसका, रीजन साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बड़ा साइज रिपल्सन के कारण। ऐसे तो PCl3 ये होगा, Cl 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 Br 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 ऐसी आई तो रिपल्सन के कारण साइज बढ़ेगा। ऐसे इसके अंदर देखो CH3 ध्यान रखना, डाइमेटाइल ईथर 109 डिग्री से भी बड़ा एंगल हो जाता है, 110 डिग्री। देखो आगे, अब ना कुछ इफेक्ट अलग से पड़ जाते हैं बॉन्डिंग में। इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल लिखो, इफेक्ट ऑफ p pi d pi बॉन्डिंग, p pi d pi बॉन्डिंग ऑन बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑफ p pi d pi बॉन्डिंग ऑन बॉन्ड एंगल। जैसे ये है देखो, ट्राइसिलाइलमिनाइड NSiH3 SiH3 और SiH3 और NCH3 या NH3 H3H3 या NCH3 CH3 बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, ये A B और C। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों बताओ। हाँ, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हो, सॉरी sp2, यहाँ पर sp3 और यहाँ sp3। बार बार बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट कर जाता है, p pi d pi बॉन्डिंग में, p pi d pi बॉन्डिंग में। यहाँ पर लोन पेयर p pi d pi बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। अब देखो p pi d pi बॉन्डिंग कब होगी, जब p ऑर्बिटल भरा हो, d क्या हो, खाली हो। तो सिलिकॉन का d क्या होता है, खाली होता है। तो ये p pi d pi बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और शेप क्या हो जाती है इसकी, ट्रायगोनल प्लेनर। ध्यान में रखना, इसकी शेप हो जाती है ट्रायगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, एंगल हो जाता है 120। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा ए होगा, ए के बाद सी होगा, फिर क्या होगा, बी होगा। यहाँ तो रिपल्सन हो जाएगा CH3 का। नोट कर लिए। एक एग्जाम्पल देखो इधर, अगर ये होता है PF3 और PCl3, इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? PF3 और PCl3 में, PF3 और PCl3 में। हाँ, PCl3 का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका बेटा PF3 का ज्यादा होता है, लेकिन P/D बॉन्डिंग PF3 का, क्योंकि F का 2P भरा है और P का 3D खाली है। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन बहुत है। तो P/D बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और PF3 का बॉन्ड एंगल PCl3 से ज्यादा हो जाएगा। देख लो, PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा PCl3 से ड्यू टू P/D बॉन्डिंग। हो गया नोट? लिख लिया सबने? ड्यू टू P/D बॉन्डिंग, ठीक है। MnO4 माइनस की हाइब्रिडेशन पूछ रहा है विक्की। ये होती है बेटा D3S, CrO4 माइनस की भी D3S, बस लिख लो इसको। वैसे ये हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है सिलेबस में, पूछा नहीं जाएगा, पर इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन D3S होती है। शेप टेट्राहेड्रल ही होती है इनकी, शेप टेट्राहेड्रल ही होती है। चलो बॉन्ड एंगल कर रहे थे पहले, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये CH3NCS, ठीक है, और SiH3NCS। तो बेटा ये तो लीनियर होता है और ये बेंट होता है। स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? दोबारा से लिखो अच्छे से। CH3NCS ये बेंट होता है और ये लीनियर होता है। इसका रीजन बता दोगे मुझे? ये बेंट और ये लीनियर, इसका रीजन? डबल बॉन्ड करेक्टर, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर, देखो हाइब्रिडेशन क्या होगी यहाँ पर बेटा? sp2 होगी, 1 2 और एक लोन पेयर, इनका मतलब sp2। पर यहाँ पर लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा? सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल खाली होता है, कार्बन के पास नहीं होता। तो p/d बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, p/d बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये चीज समझ में नहीं आई कि p/d बॉन्डिंग किसमें हो रही है, किसमें नहीं हो रही है? यस नो तो लिखो। आ गई? यस। चलो बॉन्ड लेंथ पे देख लेते हैं कैसा असर पड़ता है। बॉन्ड लेंथ पर कंसेप्ट साथ में लिख लेना, एग्जांपल दे रहा हूं, फिर कंसेप्ट साथ में लिखना अपने आप। OOHH, इसकी बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉम, O बॉन्ड लेंथ, ठीक है, O बॉन्ड लेंथ, सिंगल ही बॉन्ड है वैसे। ये OF OF, ये y एंगस्ट्रॉम है। x और y में से कौन ज्यादा होगा? फर्स्ट पार्ट, अपना दिमाग लगाओ पहले, बाद में देखते हैं कौन सी बता पाता है। CCFFFFF x एंगस्ट्रॉम, CHHH y एंगस्ट्रॉम। बताओ जरा, सोचो पहले है ना, फिर बताता हूँ कंसेप्ट। पहले दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। देखो अब समझो, कंसेप्ट समझो बेटा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपना पी कैरेक्टर बढ़ाता है, पी कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लिख लो जरा। तो अपना पी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बगल वाले का बॉन्ड का पी कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इसका पी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका पी बढ़ाएगा, जब पी डिक्रीज होगा तो एस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एस इंक्रीज, एस बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो वाई लेस देन एक्स। ये बात समझ आई? लिख लो, तो ध्यान रखना, ये वाले बॉन्ड में पी कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पी कैरेक्टर को बढ़ाता है। इलेक्ट्रो, लिख लो हिंदी में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पी कैरेक्टर बढ़ाता है। इस बॉन्ड का, अपने बॉन्ड का।
तो दूसरे का पी कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। जब पी कम होता है तो एस क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे कह सकते हो कि भाई अपना एस कम करेगा, दूसरे का एस बढ़ाएगा, या अपना पी बढ़ाएगा, दूसरे का पी कम करेगा। जब पी कम होगा तो एस बढ़ेगा। बेटा एस बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, समझे। हम लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। बोलो ऐसे यहां देखो, यहाँ एफ लगे हैं तो एफ क्या करेंगे, अपना पी कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो इसका पी कम करेंगे, पी कम करेंगे तो इसका एस क्या होंगे, बढ़ाएंगे। एस बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, y ग्रेटर देन x होगा। बोलो समझ में आया, यस और नो। एंड डालो रेजोनेंस, नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका बेस फॉर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन ये कंप्लीट हो गया। एंड डालो रेजोनेंस। भाई ये भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझना इसको। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनके दो से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं। दो से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं और कोई भी लुईस स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसको लिख लो अपने वर्ड्स में, अगर जो नहीं करे सुनाओ। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं which have two or more than two Lewis dot structure, but no one can explain all properties of compound correctly. कोई भी एक स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे ओजोन है, देखो एक स्ट्रक्चर ये है इसका फर्स्ट, दूसरा ये, पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही है देखो CO3 2 माइनस, अब यहाँ O माइनस कर दो और यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, बाकी जगह O माइनस कर दो, है ना। ये कार्बोनेट के स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर है कार्बोनेट के, ये ओजोन के स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप बेंजीन का देखो, ये होता है, दूसरा ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड। पर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है प्रॉपर्टी को, है ना। जैसे समझना, ये बेंजीन है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इनमें पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है। ऐसे दो स्ट्रक्चर को सेम कंपाउंड के क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म। रियल में कोई इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, पेपर पे बना सकते हैं, कोई इनका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ऐसे ही है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड लेंथ कम होनी, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। भाई सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम, ऐसा होना चाहिए। यहाँ उल्टा हो गया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल देखा तो क्या आया कि बॉन्ड लेंथ बराबर आई, डबल से छोटी आई, सिंगल से बड़ी आई। डबल से छोटी आई लेकिन सिंगल से बड़ी आई। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई नहीं बेटा, अच्छा थोड़ा स्लो पढ़ाऊं, ठीक है। देखो क्या बताया था मैंने कि ऐसे कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो या दो से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं पर कोई भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब देखो इसे देख के हम क्या बताएंगे कि भाई इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए।
है ना। यहाँ पर इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब ओजोन का एक्सपेरिमेंटल देखा, किसी तरह से देखा होगा साइंटिस्ट ने, तो बॉन्ड लेंथ बराबर आई। और कितनी है देखो, मान लिया O की डबल बॉन्ड X है, O सिंगल बॉन्ड, O की बॉन्ड लेंथ Y है ना। और ये पता है तुम्हें Y ग्रेटर देन X होगा। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये बात सही है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम। ये बात सही है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। मानते हो इस बात को? भाई जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड दो एटम के बीच में जितने ज्यादा होंगे उतने पास होंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, है ना। चलो अब देखो, y ग्रेटर देन x, अगर इस डबल बॉन्ड है तो x है, सिंगल बॉन्ड है तो y है, तो y की बॉन्ड लेंथ x से ज्यादा होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल देखा तो क्या आया, ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर आई, x इज इक्वल टू y। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आई एक्चुअल में ओजोन में, ओ बॉन्ड लेंथ वो x से तो ज्यादा ही, समझे, x से तो ज्यादा ही और y से कम आई। x से ज्यादा और y से कम, मान लिया z इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है बेटा। जब एक्सपेरिमेंटल देखा तो क्या आया कि जो बॉन्ड लेंथ है ओजोन में वो की, वो y से कम, मतलब सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा। इसका मतलब एक्चुअल में ओजोन के अंदर ना O के बीच में डबल बॉन्ड है, ना O के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्या है? पार्शियल बॉन्ड है एक्चुअल में। एक्चुअल में पार्शियल बॉन्ड है, ना सिंगल है ना डबल है। अगर पूछ लिया कितना बॉन्ड है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछता तो एक पहले, और इस एक को आधा आधा डिवाइड कर दिया। कितना बॉन्ड है? 3/2, 1.5 है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5 है। एक्चुअल में ना ये स्ट्रक्चर होता ना ये स्ट्रक्चर होता, सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है ये स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जरा लिख लो, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। पहले एक्सपेरिमेंटल देखा गया, फिर बताया भाई इन दोनों में कोई होता ही नहीं है। पेपर में बना तो दिए, एक्चुअल में ये होते नहीं। होता कौन सा? ये होता है जो प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ना ये है ना ये है, ना डबल बॉन्ड होता है ना सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डेढ़ बॉन्ड होता है। डेढ़ बॉन्ड, एक प्लस आधा, 3/2, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लिया भाई? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। बोलो, ये बात समझ आई? अगर पूछ लिया कि भैया बताओ ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ओ के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, तो क्या लिखोगे? अरे बताओ, 1.5 लिखोगे ना, 2 लिखोगे ना 1 लिखोगे, 1.5 लिखोगे। ठीक है, ऐसे देखो, इधर इधर समझो। यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर? देखो ये कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखोगे आप? 3.5। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है पहले, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। पर इनमें क्या है, तीनों स्ट्रक्चर कार्बोनेट की सारी प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते। तो इन तीनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ये होगा, ओ ओ ओ। ये जो एक बॉन्ड है ना बेटा, एक बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, ये एक बॉन्ड 3 में डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। एक के हिस्से 3 कर दोगे आप। हाँ, सबने कर दिया, गुड। एक के, एक का 1/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर, है ना। ऐसे चार्ज, यहाँ -2 था, यहाँ -2 था, यहाँ -2, तो -2 चार्ज को आप 3 जगह डिवाइड कर दो। -2 चार्ज को आप 3 जगह डिवाइड कर दो। देखो ये 1/3 यहाँ पर है, 1/3 यहाँ, 1/3। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया तो क्या लिखोगे? एक तो पहले से ही, और कितना आ गया? 4/3, 1.33। समझना है? समझना है? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल आ रहा है, लिखो हमारा। तुम्हें दिखाई दे रहा है भी सही?
हो जाएगा सर, ठीक, कई बार हो जाता है थोड़ा सा अपने आप ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। चलो ठीक। बॉन्ड ऑर्डर रिपीट कर दूं तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। समझना देखो, ये यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है। जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो देखो सिंगल बॉन्ड तो अपनी जगह फिक्स है, समझना जिसको समझ में नहीं आया। सिंगल बॉन्ड तो अपनी जगह क्या है, फिक्स है। लेकिन डबल बॉन्ड क्या, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। अब एक डबल बॉन्ड को 3 में डिवाइड करना है, तो एक के कितने हिस्से करोगे, 3 करोगे। एक के 3 हिस्से करोगे तो यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो एक के बीच में बॉन्ड पूछ लिया, इसके बीच में कितने हो गए, 1 + 1/3, कितना आ गया, 4/3। बोलो आया समझ में? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। आ गया? हाँ 1.5 आएगा। बिल्कुल सही है भाई रोहित, आ गया सबको, क्लियर है। अब देखो बेंजीन में बताओ सीसी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सीसी के बीच में कितने बॉन्ड होंगे। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सीसी बॉन्ड में कितने बॉन्ड होंगे, तो 3 यहाँ पर, फिर 3 यहाँ पर होंगे। अब इन 3 को 6 में डिवाइड करना है तुम्हें। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये पढ़ा ना हमने, गोला। गोलों का मतलब जो 3 बॉन्ड है वो 6 में डिवाइड हो गए। बीच में गोला पढ़ते हो ना ये, इसका मतलब क्या है, ये 3 बॉन्ड है वो 6 में डिवाइड है। ना इसकी बॉन्ड लेंथ सी डबल बॉन्ड सी के बराबर होगी, ना सी सिंगल बॉन्ड सी के बराबर होगी। ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में होती है। तो एक बॉन्ड तो पहले से ही होगा, तो 3 को 6 में डिवाइड करोगे तो एक के पास कितना आएगा, आधा हिस्सा आएगा। कितना हो गया, 3/2, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बोलो क्लियर है, समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछ लेना भाई। और एग्जांपल लगा बोलो, और एग्जांपल ले लो भाई, कितने ले लो, ये लो PO4 3 माइनस, O माइनस, डबल बॉन्ड लो, O माइनस, O माइनस, फिर डबल बॉन्ड यहाँ ले लो, O माइनस, O माइनस, O माइनस, फिर डबल बॉन्ड इधर ले लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो जल्दी, O माइनस, O माइनस, O माइनस। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, चार्ज बताओ ऑक्सीजन पे जल्दी। अमित कह रहा है 1.25 बॉन्ड ऑर्डर, 5/4, ठीक है। और चार्ज कितना होगा, माइनस का 1.25, चार्ज बताओ। देखो बेटा इसके, ये PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर है, PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर है ना। चलो सबने से बता दिया। पहला डबल बॉन्ड यहाँ, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। एक बॉन्ड को 4 जगह डिवाइड कर लो, तो सिंगल बॉन्ड की कार्तिक पूछ रहा है कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सभी बॉन्ड लेंथ सेम होती है क्या? बेटा सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं उनमें सब में सेम होती है, ये लिख लेना पॉइंट, है ना। जो इक्विवेलेंट होंगे, जो एक जैसे होंगे, उनमें तो बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, बाकी में नहीं आएगी। अभी आगे आगे मालूम चलेगा, ठीक है। चलो देखो, ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं इनको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और क्या बोलते हैं इसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसमें हाइब्रिड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इनकी पोजीशन तो रखोगे फिक्स, और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के 4 हिस्से कर दोगे, ठीक है। और अब यहाँ पूछ लिया कितने बॉन्ड होंगे, तो एक तो पहले से ही है। इसमें पूछा कितने बॉन्ड होंगे, एक तो पहले से ही है, और 1/4 और आ जाएगा। क्या आंसर हो गया, 5/4, सबने निकाल लिया था, है ना। क्लियर है ना। चार्ज हाँ -3/4 होगा, बिल्कुल सही है भाई। -3 चार्ज है बेटा इस पे, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो -3 को आप 4 हिस्से कर दो, तो -3/4, -3/4, -3/4, -3/4। इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोला जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाएगा इसको। PO4 3 माइनस क्या बोला जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाएगा, ठीक है। है समझे? चलो तो थोड़ा सा आगे बताते हैं।
रेजोनेंस हाइब्रिड ही एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का, है ना, जिसमें भी रेजोनेंस हो रही है, जिसके दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, सबका फॉर्मल चार्ज निकाल के लिखा होगा अलग अलग एटम का फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखा नहीं रहा, एनसीईआरटी में दे रखा है फॉर्मल चार्ज, है ना। तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले हो गए, सबका फॉर्मल चार्ज आप फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है, लिखोगे और फॉर्मल चार्ज निकालोगे। नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। अब रेजोनेंस थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो रेजोनेंस में क्या होता है, लिखो इट इन्वॉल्व्स, देखो डेफिनेशन, इट इन्वॉल्व्स delocalization of, it involves delocalization of pi electrons from one atom to another. It involves delocalization of electron from one atom to another. जैसे पहले कंडीशन लिखो, अच्छा और भी लिखो दूसरा सेकंड। देखो डीलोकलाइजेशन उन एटम के बीच में होगा जो एक प्लेन में होंगे, लिख लेना। Delocalization takes place among those atoms which are in plane, लिख लो। Delocalization, delocalization take place among those atoms which are in plane, जो एक ही प्लेन में होंगे, है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, लिख लो जरा। अब कंडीशन क्या होती है, स्ट्रक्चर को देख के कैसे बताएंगे, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर को देख के कैसे बताएंगे कि किसमें रेजोनेंस होगी। तो कुछ कंडीशन है बेटा, ध्यान रखना। पहली कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, चलो मैं नॉर्मल ले लेता हूँ कोई ना। पहली कंडीशन पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, ध्यान रखना। और किसी भी कंपाउंड में ये है, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर स्पीड तेज हो रही हो तो लिख देना चैट बॉक्स में, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं अगर किसी भी बड़े कंपाउंड में अगर एक ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, इसका मतलब रेजोनेंस होगी, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, या सेकंड नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, ए माइनस बी डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब पी भरा हुआ, डबल बॉन्ड के पी खाली, सॉरी, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर नेगेटिव चार्ज मतलब पी भरा हुआ, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाएंगे। थर्ड, लोन पेयर सिंगल डबल या ये हो। फोर, लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल ये हो, या फाइव, डबल सिंगल डबल ये हो, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिक्स, डबल सिंगल ट्रिपल, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सेवन, ए बी, अब ध्यान रखना इसमें ए का पी भरा और कौन सा पी भरा, 2p, और बी का पी खाली, पी एम्प्टी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का डीलोकलाइजेशन होगा, जो हमने पी पाई बैक बॉन्डिंग लिखाई थी, ध्यान रखना। पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना। एक का पी भरा एक का पी खाली, ये भी रेजोनेंस का ही पार्ट है, पी पाई डीलोकलाइजेशन, ये आप लोग ध्यान रखोगे याद से। दूसरा 8, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी लिख लेना, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इनमें से कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है कंपाउंड में, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। इनमें से कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया हो तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जैसे ये बेटा CH2 प्लस, मेरे साथ साथ बनाना जरा ना स्ट्रक्चर,
अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड बन रहा है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पीपी की कौन सी ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग से। अब देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका पी क्या है, खाली है, समझना ध्यान से, पी एम्प्टी है। तो क्या होगा यहाँ पर ये आना जाएगा इधर, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज, पी खाली है, ये इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो बॉन्ड ये ऐसे टूटेगा। देखो जब बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। जब बॉन्ड ऐसे टूटता है, जिधर मैं एरो दिखा रहा हूँ वहां पर आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इतनी बात समझ में आ रही है? देख लो, दोबारा देख लो। देखो यहाँ पॉजिटिव है तो बेटा ये नेगेटिव आना चाहिए, बॉन्ड इधर टूटेगा, है ना। जिधर बॉन्ड टूट रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका पी भरा है, ड्रॉपर बैच में पी फील्ड हो गया, इसका पी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, है ना। ये खाली भरा, तो ये क्या होगा, आपस में ओवरलैपिंग होगी और ये बॉन्ड इधर बन जाएगा और यहाँ CH2+। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, ये यहाँ लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इनमें क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। आया समझ में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बोलो, यहाँ पॉजिटिव है तो तुम्हें नेगेटिव लाना है, बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन भी आ गए। ठीक है भाई, चलो अब ये बनाओ सेकंड वाला। अगर ये CH2 माइनस है तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, अगर CH2 माइनस है किधर टूटेगा, इधर से बिल्कुल सही है, ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर लोन पेयर आ गया बेटा, ये NH2 और ये लोन पेयर है और CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ध्यान देना। देखो इसका P क्या भरा हुआ है, लोन पेयर मतलब P भरा हुआ है, लोन पेयर मतलब P भरा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दोगे, ये माइनस ये प्लस आएगा। अब प्लस पे ये न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा, न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ, लेकिन पॉजिटिव लगा दोगे आप क्योंकि न्यूट्रल एटम शेयर करा रहा है ना। अब देखो ध्यान से, ये दोनों इक्विवेलेंट थे, ये दोनों इक्विवेलेंट थे, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, और ये नॉन इक्विवेलेंट है। देखो बेटा ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और ये क्या है, ये चार्ज है। तो क्या बोलोगे, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है दे आर नॉन इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आई, दे आर नॉन इक्विवेलेंट। बोलो, क्योंकि जब लोन पे न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहला वाला न्यूट्रल था और दूसरा वाला चार्ज, पहला वाला न्यूट्रल दूसरा वाला चार्ज। इतनी बात समझ में आई है, ध्यान रखना, है ना। ये न्यूट्रल था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कराया तो इसमें पॉजिटिव आ गया। तो ये दोनों क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दीज आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, इसको रिपीट करने के लिए क्या होगा, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। ठीक है, ऐसे देखो, अगर ये है डबल सिंगल डबल CH2+ CH डबल बॉन्ड और CH2 माइनस, ये पहला और ये दूसरा, फर्स्ट सेकंड। देखो ये है, यहाँ डबल सिंगल डबल। अब क्या होगा बेटा, बॉन्ड जैसे ये इधर टूटेगा तो ये भी इधर टूटेगा, इधर टूटा है माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। इधर टूटा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। और ये भी क्या होगा, ये भी नॉन इक्विवेलेंट हो गए, देख लेना, नॉन इक्विवेलेंट हुए, ये भी नॉन इक्विवेलेंट।
ठीक है, ये भी नॉन इक्विवेलेंट हो गए। समझ गए ना, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जो एक जैसे देखने में इक्विवेलेंट है, जो एक जैसे नहीं है वो नॉन इक्विवेलेंट है। ऐसे देखो ये है लोन इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो बॉन्ड होमोलिटिक टूटता है। होमोलिटिक बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसका है इसके पास, इसका है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 रेडिकल आ जाएगा, है ना। कौन सा बॉन्ड होगा ये? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। बेटा NH2 पर पॉजिटिव इसलिए आएगा, NH2 पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पॉजिटिव चार्ज वाले को दे रहा है, तो N पर पॉजिटिव दिखाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो ना लगाओ तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट रितिका बोल रही है फर्स्ट मोर स्टेबल। हाँ, इन दोनों फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी अलग से लिखा दूंगा, स्टेबिलिटी अलग से करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अगर ये हो जाता है CH2 प्लस OH, बताओ इसमें कोई रेजोनेंस होगा? CH2 प्लस NH2, CH2 प्लस F, इन दोनों में कोई किसी तरह का रेजोनेंस होगा? नो। रोहित कह रहा है नो, रजनीश कह रहा है होगा, होगा निधि मेरा होगा। कौन सा बोला? हाँ बिल्कुल सही है, P पाई है ना। देखो बेटा इसका P पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका P खाली है, समझना इसका P एम्प्टी है, P एम्प्टी है ना। एनसीईआरटी साथ साथ जरूर पढ़ना। देखो एनसीईआरटी से ऊपर वाली चीज चल रही है, पर एनसीईआरटी तुम साथ साथ करोगे जरूर। रेजोनेंस दे रखा है सिर्फ एक ही पैराग्राफ में, पर पढ़ना जरूर है लाइन टू लाइन। तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में यहाँ भी, फिर पढ़ाऊंगा अगली में भी, इसको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। इसका P एम्प्टी है और इसका P क्या है? फील्ड है ना, और 2P ही एम्प्टी है और 2P ही फील्ड है। तो क्या होता है बेटा? एम्प्टी और फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता है ना। उन्होंने अपना लोन पर इसको शेयर कराया ना, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। हाँ, ऐसे इसमें भी होगी। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, इसका लोन पेयर में रेजोनेंस है क्या? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यही तो हो रहा है। पी पाई बॉन्डिंग में यही तो हो रहा है, इसको रेजोनेंस भी बोल दो, कोई फर्क नहीं। वित्तीय कह रही पी पाई लैकिंग हो रही है बेटा। इसमें देखो P बना हुआ है, इसका P खाली है, पी पाई बॉन्डिंग हो गया, है ना। यहाँ पे देखो इसका P खाली है, इसका P भरा हुआ है, लोन पे यहाँ जाएगा, तो ऐसे बना दो इसका स्ट्रक्चर, F प्लस आ जाएगा समझ में। एक बार नहीं आया तो गरिमा कह रही है अगर 2P एम्प्टी एंड 3P फील्ड हो, बेटा 2P एम्प्टी 3P फील्ड हो तब भी होगी पी पाई बॉन्डिंग, पर एक्सटेंट कम होगा, मात्रा कम होगी, समझे ना। और 3P में तो और कम होगी। जो भी ना, एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ही बोल देते हैं इसको। चलो आगे देखो, देखो आगे और एग्जांपल करके दिखाओ जरा, ठीक है। इसके अगर हम ये ऐसे रख ले, अच्छा पी पाई बॉन्डिंग वाला बताएगा, है ना। जैसे है आपका ये ट्राइसिलाइलमीन, बार बार आ रहा है देखो, ये ट्राइसिलाइलमीन है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा? इसका P भरा हुआ है और इसका D खाली है ना, तो इसके P और D में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो क्या आ जाएगा? ये ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगा दोगे, ऐसा ही H H H, ऐसा ही H3, ऐसा ही H3, है ना। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, ये भी एक तरह का रेजोनेंस है, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे।